हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए। और आप सब जानते हैं कि आपका डेली 5 बजे जो है वो सीडीपी का सेशन होता है। सीडीपीएम की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही कराए गए हैं। तो आप सब में जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना चाहते हो, तो जो भी क्लासेस आपकी पहले से हो चुकी हो, उन क्लासेस को भी आप प्रॉपर देख लें। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट सभी सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। सेशन को एक बार सभी के सभी लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है कि विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ कम्स अंडर विच लिस्ट? बताओ। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ, एजुकेशन को अगर सब्जेक्ट ऑफ लॉ कहा जाए तो ये किस सूची के अंतर्गत आता है? बच्चा ये बताओ। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशेषी शक्ति, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेजिडुअल पावर्स? रेजिडुअल पावर्स की हम बात करें तो रेजिडुअल पावर्स जो है वो किन के पास थी? रेजिडुअल पावर्स जो है वो किसके पास थी? अवशेषी शक्तियां किसके पास थी? तो पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब किसके पास थी और अब किसके पास है? ये बताइए। सूची की बात करें तो जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ सूची की, ठीक है, कि कितनी शेड्यूल्स हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो सूची, सातवीं सूची जो है, ठीक है, सातवीं सूची जो है उसमें आपको पता होगा सातवीं सूची को 3 भागों में बांटा गया। मतलब सातवीं जो अनुसूची है, ठीक है, सातवीं अनुसूची जो है उसे हमने क्या किया है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? पहले होती है संघीय सूची, ठीक है, संघी, दूसरा होती है राज्य, तीसरा होता है समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची। मतलब कि आपका एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। हम बात करें कंकरेंट लिस्ट की, संघीय सूची में ऐसे विषय होते हैं जिनके बारे में कौन सोचता समझता है? जिनके बारे में यूनियन सोचती समझती है, कानून अपने बनाती है। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिनके बारे में सोचना समझना राज्य का काम होता है, राज्य का पूरा अधिकार होता है, अपने कानून बनाएगी, अपने तरीके से रखेगी। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो केंद्र जो कानून बनाता है वो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्रभावी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो ये आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट में, याद रखिएगा। किस में आती है? कंकरेंट लिस्ट में आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होगा? आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एवं मौलिक अधिकार बन गई है? शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार बन गया है। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अमेंडमेंट हुआ? जल्दी से बताएं। By which amendment of the constitution education has become a fundamental right? बताओ। किस कानून के तहत, मतलब किस संशोधन के तहत, कौन सा अमेंडमेंट ऐसा हुआ जिसमें शिक्षा को अनिवार्य अंग बना दिया गया, मौलिक अधिकार का? बताओ। शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई, बताओ जल्दी से। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ गई शिक्षा। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 25वां संविधान संशोधन, 86वां, 22वां या 52वां? किस अमेंडमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है? बच्चा याद रखना, आपने पढ़ा होगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा होगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप सभी ने पढ़ा होगा, जो कब आया था? जो 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में आया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ? यह अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। इसके अंतर्गत एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसे हम 21A के नाम से जानते हैं, और 21A में शिक्षा को क्या किया गया? अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। किस साल से लेकर किस साल तक के बच्चे को? तो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल के अंतर्गत आते हैं, उन सभी बच्चों को मुफ्त और कैसी अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो यहाँ पर किस संशोधन की बात की जा रही है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की जा रही है। किस एक्ट की? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है। मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? पार्ट कौन सा है? तो मौलिक अधिकार पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। किससे कितने तक हैं? तो ये 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट, और स्पेशली 14 से शुरू होते हैं, स्पेशली 14 से शुरू होते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये ध्यान रखिएगा। 6 भागों में बांटा गया है, पहले 7 थे, फिर अब 6 भागों में फंडामेंटल राइट्स को बांटा गया है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अभी ये प्रश्न आपको करवाया है, तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। क्या यहाँ पर कोई बात की गई है? यहाँ पर विधि के समक्ष सभी समान है, इस पर बात की गई है। और आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? जाति, लिंग, इन सब 5 प्रकार बताए गए हैं जिनके आधार पर किसी में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में बताएगा। तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, धर्म से संबंधित यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें 45 का, तो अनुच्छेद 45 जो है, पहली बात तो डीपीएसपी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, राज्यों को राज्य द्वारा दिए गए निर्देश हैं, ठीक, राज्यों को दिए गए निर्देश हैं ये, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अनुच्छेद 21 जो है दिया गया है, ये क्या है? ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। और कब हुआ? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया। ठीक है, और जिसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें यह बोला गया अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा जो है बच्चों को दी जाएगी, अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया है, किस आर्टिकल के तहत? जल्दी से बताएंगे, किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है? जल्दी से बताएं, यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 45, आर्टिकल 21 आर्टिकल 45 आर्टिकल 22। अभी के अभी बताया था, सेम प्रश्न है, इसमें सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 21A, उसमें बताया गया है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, किस आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21A जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, उसमें यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? तो शिक्षा के अधिकार की चर्चा जो है वो आर्टिकल 21 नहीं करता है। कौन करता है? आर्टिकल 21 नहीं करता है। तो ये बहुत ही इजी है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, आराम से आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? शैक्षणिक संस्थाओं में, जो शिक्षण संस्थान है जहां पर आपको शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट हैं? ठीक है, मतलब कौन, जो आपके शैक्षणिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें प्रवेश के लिए किन आधारों पर वाले पक्षपात को संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर आप पक्षपात नहीं कर सकते, ये बताओ। Discrimination in admission to educational institutions on which basis is constitutionally prohibited। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? धर्म, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयक नहीं, राष्ट्रीयता है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनके आधार पर आप दूसरों से क्या नहीं कर सकते? आप बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। शैक्षणिक संस्थानों में आप किस आधार पर नहीं कर सकते, बताओ जल्दी से। यहां पर अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन विच बेसिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड। पहली बात तो लिखा गया है कि आप धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते कि ये हिंदू है तो अपने शिक्षण संस्थान में इसको एडमिशन दे दो, मुस्लिम को मत दो, सिख को मत दो, ईसाई को मत दो, ऐसा होगा नहीं होगा। लिंग के आधार पर पुरुष है या महिला है, ठीक है, इसके आधार पर भी आप कोई पक्षपात नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर कि इसका जन्म स्थान तो ये है, उसका जन्म स्थान तो ये, इसके आधार पर पक्षपात करोगे नहीं, बैन किया गया है कि भाई इनके आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रीयता के आधार पर आप
कर सकते हो, ऐसा नहीं मेंशन किया गया है, ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि राष्ट्रीयता के आधार पर आप भेदभाव को निषेध किया गया है, ये कहीं नहीं लिखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये आपका करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर, तो आप धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले पक्षपात को संवैधानिक रूप से क्या किया गया, निषेध किया गया है कि भाई इनके आधार पर आप पक्षपात जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रीयता के आधार पर लिखा गया नहीं, राष्ट्रीयता के आधार पर हो सकता है करो भाई, तुम अपने उसमें लिखवा दो कि हमारे यहाँ विदेशियों को नहीं पढ़ने प्रवेश जो है वो वर्जित है, निषेध है। ठीक है, तो ये आपका अपना है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं? Which of the following articles state that minority is based on religion and language can establish and and run educational institution of their own accord? बताओ जल्दी से, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि धर्म और भाषा के आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? मतलब अल्पसंख्यकों को ये पावर दी गई है कि वो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बताओ आरती पटेल जी, जी बताइए यहाँ पर कौन से आर्टिकल के तहत ये किया गया है कि भाई किस आर्टिकल के तहत वो अपने शिक्षण संस्थान जो है स्थापित कर सकते हैं और क्या चला सकते हैं खुद ही, कौन से आर्टिकल के तहत बात की गई है? बेटा गलत है, यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 31 में कहा गया, आर्टिकल 31 में ये कहा गया है। ठीक है, 29(1) में नहीं कहा गया है बच्चा, ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, 21 में नहीं कहा गया। ठीक है, आर्टिकल 21 में सॉरी आर्टिकल 29(1) में क्या कहा गया है, जल्दी से बताइए। किसी भी मतलब बच्चे को, किसी भी बच्चे को आप ना ही धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना मूलवंश या भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। ये 29(1) में बोला गया है। 29(1) में क्या बोला गया है कि आप किसी भी बच्चे को वंचित नहीं कर सकते प्रवेश लेने से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इन आधारों पर कि आप धर्म के आधार पर उसे निकाल दो कि भाई ये नहीं प्रवेश कर सकता, ना जाति के आधार पर, ना आप उसे मूलवंश या भाषा के आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 29(1) में कहा गया है बच्चा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 31 में ये कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को भी आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, आप अल्पसंख्यकों को ये नहीं कह सकते कि भाई अल्पसंख्यक जो है वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उन्हें खुद ही चला सकते हैं। तो आर्टिकल 31 की बात है ये। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? जो प्रारंभिक प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें मिड डे मील शुरू किया गया, एमडीएम जिसे हम कहते हैं, इनको शुरू करने का क्या मतलब तात्पर्य था कि भाई क्यों इनको खोला जाए, इनको क्यों खोला जाए, जल्दी से बताएं। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? द मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग द मिड डे मील प्रोग्राम इन प्राइमरी स्कूल इज, जल्दी से बताओ। मिड डे मील कब शुरू हुआ? जल्दी से। 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ मिड डे मील। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ था मिड डे मील प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है, तब क्या होता था? अनाज दिया जाता था ना, तब क्या होता था? अनाज दिया जाता था। कितने किलो अनाज दिया जाता था?
कितने किलो अनाज दिया जाता था, जल्दी से बताएं। जल्दी से। फिर इसके बाद इसको बढ़ा दिया गया था कि भाई प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल तक दिया जाने लगा था। निम्न में से कौन सी शिक्षा, हाँ इसका ये तो आंसर बताया नहीं। समाज विस्तार करने के लिए मिड डे मील प्रारंभ किया गया था, रोजगार वृद्धि करने के लिए नामांकन संख्या बढ़ाना। तो मिड डे मील जो है वो स्टार्ट करने का एक ही रीजन था, उसको स्टार्ट इसलिए किया गया था कि नामांकन संख्या बढ़ाना, बच्चों का स्कूल में प्रवेश बढ़े, कि बच्चे एडमिशन ले। ठीक है, जिन बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, जो शिक्षा से दूर रहते हैं, तो वो खाना खाने के चक्कर में, कि मतलब उनको पोषण भी मिलता रहे और साथ ही साथ वो कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर लें, इसलिए मिड डे मील जो है शुरू किया गया था। इसका मेन रीजन नामांकन संख्या बढ़ाना था, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स। द मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग द मिड डे मील प्रोग्राम इन प्राइमरी स्कूल इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी की यहाँ पर सबसे अच्छी विधि कौन सी है? इंट्रोस्पेक्शन, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। कौन सा ऑप्शन, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात की जा रही है, भाई कौन सी व्यक्तिनिष्ठ विधि है, जल्दी से बताएं। जल्दी से, व्यक्तिनिष्ठ विधि सबसे अच्छी कौन? यहां पर अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? इंट्रोस्पेक्शन, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। आपको बता दें, शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे अच्छी व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वो ये होती है जब हम अपने बाहरी, ठीक है, अपने आंतरिक मन के बारे में समझ पाए, ठीक है, कि हमारा दिमाग क्या चाहता है। दूसरा, हम ये समझ पाए कि मानसिक गतिविधियां जो हमारे अंदर चल रही हैं, ठीक है, मानसिक गतिविधियां जो हमारे अंदर चल रही हैं उनका जब हम अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है, हमने बात की कि हम अपने अंदर जो चल रही व्यवहारिक और मानसिक गतिविधियां हैं, अपने अंदर चल रही जो मानसिक और व्यवहारिक गतिविधियां हैं, इनके बारे में जब हम पूरी तरीके से समझ पाते हैं तो उसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, और यह सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ये क्या है, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन। कौन सी है, इंट्रोस्पेक्शन। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे अच्छा आंसर जो है वो आपका अंतर्दर्शन विधि होगा। बहिर्दर्शन तो हम बाहरी रूप से किसी को देख रहे हैं, किसी को समझ रहे हैं, बाहरी रूप से अपना वो कर रहे हो, तो ये सब्जेक्टिव मेथड सबसे अच्छा कैसे हो जाएगा, नहीं। ऑब्जर्वेशन, हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी इतना अच्छा मेथड नहीं है, ना ही एक्सपेरिमेंटेशन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? अ टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू देयर ऑब्जेक्टिव, दिस ऑब्जेक्टिव? एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशल फिलोसफी, मीडिया साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी? यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा, जल्दी से बताएं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? अ टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव? इस ऑब्जेक्टिव के साथ कौन सा फील्ड रिलेटेड? शिक्षा समाज शास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान? यहां पर बताओ क्या करना चाहिए, उसको क्या मतलब अध्ययन करना चाहिए? तो आपको पता है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं, हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं? इसका मेन रीजन क्या है, यही तो मेन रीजन है कि भाई विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास हम इसीलिए तो करते हैं। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? हम शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको क्यों पढ़ाई जाती है? जब आप टीचर बनने की तैयारी करते हैं, आप रीट का एग्जाम देने जाएंगे, तो आप सीडीपी क्यों पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि आप बच्चों के बारे में समझ पाए, बच्चों की साइकोलॉजी समझ पाए कि बच्चा क्या सोचता है, कैसे उसका दिमाग चलता है, कैसे वो क्या करना चाहता है, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है, उसको कैसे आप अच्छी दिशा दिखाएंगे, उसको कैसे समझाएंगे। तो इसी वजह से तो आपको सीटीपी पढ़ाई जाती है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूं। बिहेवियरिस्ट डैश सेड,
गिव मी अ न्यूबॉर्न बेबी, आई कैन मेक हिम अ डॉक्टर, लॉयर, थीफ और व्हाटएवर आई वांट। ये किसने डेफिनेशन दी है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं वो बना दूंगा, मैं उसे जो चाहूं बना दूंगा, चाहे आप डॉक्टर बोलो, वकील बोलो, चोर बोलो, या जो चाहे बताओ, मैं उसको वो बना दूंगा। तो ये जो एक स्टेटमेंट है वो किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवहारवादी जो थे वो कौन थे? वॉटसन। व्यवहारवादी वॉटसन ने ये स्टेटमेंट दिया क्या कि मुझे कोई नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो बताओगे वो बना दूंगा। यानी उनके कहने का मतलब था कि बच्चे का इनके इस मतलब क्या होगा, उसका वातावरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो किसका पड़ेगा? एनवायरनमेंट का पड़ेगा, हेरिडिटी का, इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट हेरिडिटी का जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा। इनका ये कहने का मतलब था, इनका कहने का मतलब था कि ये जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है अगर इतने स्मार्ट हम कहें इतने इंटेलिजेंट माँ बाप नहीं है उसके, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई, हाँ जी बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट ना हो, बच्चा इंटेलिजेंट ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर उसको वैसा वातावरण प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली वो अपना जो भी लक्ष्य होगा वो उसको अचीव कर लेगा। ठीक है, हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी की कंडीशंस उस पर अप्लाई नहीं होती। निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया? कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया? जिसने निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया। हु एम्फसाइज्ड ऑन नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन के बारे में किसने बताया था? प्लेटो ने, डीवी ने, रूसो ने, कमेनिया ने। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया, जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जॉन डीवी ने किसके बारे में बताया था? तो जॉन डीवी साहब ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया था। निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया? तो याद रखिएगा, निषेधात्मक शिक्षा पर रूसो ने बल दिया था। किसने बल दिया था? निषेधात्मक शिक्षा पर रूसो ने बल दिया था। हु एम्फसाइज्ड ऑन नेगेटिव एजुकेशन? तो रूसो एम्फसाइज्ड ऑन नेगेटिव एजुकेशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किसने बात की थी? रूसो ने। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति कौन थी? रूसो ने किस शिक्षा पद्धति के बारे में बताया था? अभी बताओ, अभी के अभी हमने किया है। रूसो द्वारा किस शिक्षा का प्रतिपादन किया गया था? रटकर सीखना। रटकर सीखने वाले में किसी भी मनोवैज्ञानिक ने रटकर सीखने पर बल ही नहीं दिया। किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी मनोवैज्ञानिक ने रटकर सीखने पर बल दिया, किसी ने भी रट्टाफिकेशन पर कोई बल ही नहीं दिया है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते। पुस्तकीय ज्ञान से हर मनोवैज्ञानिक ने यही कहा है कि सिर्फ पुस्तक पढ़ने से आपका सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, आपका नैतिक विकास नहीं हो सकता। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान जो है वो सिर्फ आपके जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान हो और आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं, आपके पास सब प्रकार के ज्ञान होने चाहिए। क्रिया द्वारा सीखना, हाँ जी, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी क्रिया द्वारा सीखना, मतलब पहले कार्य करना और कार्य करके सीखना, ना रटके ना पुस्तक से। इनका कहना था कि भाई लर्निंग बाय डूइंग, आप करो और फिर सीखो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म? हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? प्लेटो, जॉन डीवी, रूसो या रशेल? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? ये फिलहाल हमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। प्रयोजनवाद शिक्षा जैसे हम कहेंगे, तो प्रयोजनवाद शिक्षा के जनक कौन थे ये बताओ। बी, ओके, प्रयोजनवाद शिक्षा के जनक की हम बात करें, प्रैग्मेटिज्म के कौन फाउंडर थे? तो बेटा प्लेटो तो नहीं थे। जॉन डीबी, रूसो, रशेल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रगत प्रयोजनवाद शिक्षा के बारे में जॉन डीबी ने बताया था। ठीक है, जॉन डीबी ने बताया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि क्रियावाद उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक क्या करना चाहिए? प्रदान किया जाना चाहिए। कुछ दार्शनिक आधुनिक युग को प्रयोजनवाद का नाम भी देते हैं। ठीक है, आधुनिक युग को प्रयोजनवाद युग भी कहा जाता है और जॉन डीबी ने ये कहा भी था। ठीक है, जॉन डीबी ने ये कहा था कि क्रियावाद की उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अपना एक प्रॉफिट है इससे। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताओ, विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास में सार्वभौमिक है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ऐसा होता है क्या? जल्दी से बताएं, ऐसा होता है क्या? बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आप सब भी पता है, आप सभी को बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, आप सभी जानते हैं यहाँ पर जब हम विकास की बात करते हैं मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। विकास जीवन पर्यंत होता है, हाँ जी, पूरे जीवन हमारा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता रहता है। अब आप कहेंगे पूरे जीवन आप बढ़ते रहते हैं, अरे नहीं भाई, वृद्धि जो है हमारे शरीर की वो एक टाइम तक होती है, कि आपकी ग्रोथ जो है वो एक टाइम तक होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात है तो पूरी जिंदगी होती रहती है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। जैसे हम कोई भी हम क्या है इलेक्ट्रिकल जो हम गैजेट्स लाते हैं, तो गैजेट्स क्या होते हैं, अपडेट होते रहते हैं। जैसे फोन को ही मान लो, फोन जो है वो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। वैसे ही हम भी तो अपडेट होते रहते हैं ना, हम भी तो अपडेट होते रहते हैं। जैसे पुरानी हमारे अगर हम खानदान से बात करें, हम लोगों के जो भी फैमिली बैकग्राउंड हो, तो आपने देखा होगा पहले के लोग कैसे रहते होंगे, अब के लोग कैसे रह रहे हैं, हम जो है हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी रहेगी और आगे आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी। तो ये क्या है, हम अपडेट होते रहते हैं ना, तो ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, ये तो सही बात है। विकास परिवर्त्य है, डेवलपमेंट इज वेरिएबल, बिल्कुल वेरिएबल है। हम समय के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं, परिवर्त्य है, ठीक है, परिवर्तन है। आज पता चला ये चीज अच्छी है, कल अगर हमें ये नॉलेज हुआ कि इससे बेस्ट चीज है, तो हम इसको छोड़ के उस परिवर्तन पर जाएंगे ना, परिवर्तन करेंगे ना, तो ये परिवर्तन है, ये भी करेक्ट है। विकल्प विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होते, ये तो बोला ही क्या है, विकास है क्या, पर्यावरण और क्या है, पर्यावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल ही तो पर्यावरण विकास है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता को भी प्रभावित करता है, आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये चीज बिल्कुल दिमाग में भर लीजिएगा, एनवायरनमेंट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वॉटसन साहब ने बोला भी है कि मुझे कोई भी बच्चा लाके देख दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना दूंगा। तो ये उन्होंने किसके दम पे बोला, एनवायरनमेंट के दम पर बोला है कि भाई एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा इंपैक्ट डालता हो। वरना मनुष्य को मोगली वाली कहानी सुनिए, वो क्या करा, उसको बंदर के साथ रख दिया, तो वो क्या हो गया, बंदरों के साथ रह कर वो बंदरों जैसा बिहेव करने लगा। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ा ना, वो तो जानवरों का बच्चा नहीं है, वो तो इंसान का बच्चा था, तो उसके ऊपर तो वो जीन्स हावी होने चाहिए थे, हेरिडिटी का पूरा इंपैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं पड़ा ना, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट ज्यादा हावी है हम पर, ये ध्यान रखिएगा। तो विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित, तो प्रभावित दोनों द्वारा होता है, लेकिन ज्यादा पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब विकास सार्वभौमिक, हाँ विकास जो है वो कैसा है, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। प्रभावित बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल प्रभावित, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डज नॉट अफेक्टेड। तो यहां पर ये नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अफेक्टेड। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर विकास का सिद्धांत कौन सा है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सिद्धांत विकास का है, विकास का सिद्धांत कौन सा है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, बिल्कुल संबंधित होती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो आपस में क्या करती हैं, आपस में रिलेटेड होती हैं, इंटर रिलेटेड होती है। तो ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, अरे भाई रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर नॉट की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं, तो यहाँ पर डी वाला क्या हो गया, गलत हो गया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, इसमें लिखा है नहीं। तो आपको कितनी बार बताया मैंने, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ विकसित होता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है वो आप में होता ही रहेगा, जाने अनजाने कैसे भी, बट डेवलपमेंट होता रहना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी तो गलत है, यहाँ पर नहीं का प्रयोग होना ही नहीं था, इसलिए गलत है। विकास हमेशा रेखीय होता है, अरे भाई कैसे रेखीय होता है, हमेशा एक सा विकास होता रहेगा, कभी आप ज्यादा सीखेंगे, कभी कम सीखेंगे, कभी कुछ नहीं सीखेंगे, तो ये इस प्रकार से चलेगा विकास। विकास रेखीय नहीं होता है, गलत है। सभी की विकास दर समान
नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। अगर हम कहें कि भाई सेम रेट ऑफ ग्रोथ है सभी में, नहीं, कोई जल्दी चीजें सीखता है, कोई देर में सीखेगा। वही बच्चा एक पार्ट को आधा घंटा में सीखता है, दूसरा बच्चा उस पार्ट को 1 घंटे में सीखता है। बच्चा वो उसको करके सीख रहा है, बच्चा उसको देखकर ही सीख जा रहा। तो ये क्या है, सभी में विकास दर जो है वो समान नहीं होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है। सभी में जो डेवलपमेंट हम कहें रेट ऑफ ग्रोथ है वो सभी में अलग होती है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये सभी में सही है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा, ध्यान देंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के क्या हो, बच्चे की बात की जाए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की कैसे सहायता करता है ये बताना है, जल्दी से बताएं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स द टीचर टू जस्टिफाई व्हाई द लर्नर शुड बी टॉट, effectively address the different learning styles of the learners, identify the social status of the learner, identify the economic background of the learner। बताओ, सिद्धांतों का समझना शिक्षक की सहायता करता है। आपने देखा होगा जो बच्चे के विकास के सिद्धांत है, बच्चे विकास के सिद्धांत आपको पढ़ाए गए कि विकास किस तरह से होता है, कैसा होता है, ये सब आपको पढ़ाया गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया जो विकास के सिद्धांत हैं अगर आप पढ़ते हैं तो वो शिक्षक की कैसे सहायता करते हैं, मतलब शिक्षक को उनसे क्या हेल्प मिलती है उन सिद्धांतों को पढ़ने से। शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में शिक्षक को ये हेल्प मिलती है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, ये पता चल जाता है उन्हें ये थ्योरी पढ़ने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि को। सबसे पहली बात है, शिक्षार्थी के आर्थिक और सामाजिक अधिगम को पहचानने के लिए आपको विकास के सिद्धांतों को समझना जरूरी नहीं है। विकास के सिद्धांत को समझने के लिए आप इसलिए समझते हैं ताकि बच्चे के आप सामाजिक स्तर को पहचान सकें, नहीं ना, बच्चे के आप आर्थिक पृष्ठभूमि को समझ सकें, नहीं। तो ये दोनों तो गलत हो गए। शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने के लिए आप विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं, नहीं। आप किस लिए पढ़ते हैं ये विकास के सिद्धांत, बच्चे के विकास के सिद्धांत आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित कर सकें, ताकि आपको पता चल पाए कि किस बच्चे को किस तरीके से बताया जाए, कौन सा बच्चा कैसे सीखता है और आप उसे उसी ढंग से सिखा सकें, इसलिए आपको विकास के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स द टीचर टू इफेक्टिवली एड्रेस द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर, इफेक्टिवली एड्रेस द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर। बी वाला ऑप्शन यहां पर आपका क्या है, करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखो, बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। यहां पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, क्या विकास का तरीका जो है वो सिर से पैर की ओर है, विकास पैर से सिर की ओर है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या आपका इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहां पर आपको ये बताना है। बच्चे का विकास कैसा होता है, कैसा होता है बच्चे का विकास, बच्चे के विकास के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया है। बच्चे का विकास कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा शिरस्थ विकास का सिद्धांत पढ़ा है, शिरस्थ सिद्धांत पढ़ा है, शिरस्थ सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। शिरस्थ सिद्धांत में क्या बताया गया है, शिरस्थ सिद्धांत में बताया गया है कि विकास जो है वो कैसा होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्या विकास कैसा होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, यही तो शिरस्थ सिद्धांत है। सिर से पैर की ओर मतलब सबसे पहले बच्चे का सिर विकसित होता है, उसके बाद उसके बाकी अंगों का विकास होना शुरू होता है। बाकी अंगों का सिर होगा पहले उसका विकसित, फिर उसकी उंगलियां होंगी, फिर उसके हाथ होंगे, ठीक है, उसके बाद पैरों तक कहानी जाती है। यानी बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो विकास सिर से पैर की ओर होता है अकॉर्डिंग टू द सिफेलिक थ्योरी, ठीक है, सिफेलोकाउडल थ्योरी जिसे हम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिफेलिक थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
आपका मस्तकाधोन्मुखी, गस्तमा नहीं, मस्तकोधोन्मुखी, ठीक है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विवृद्धि, विकास, संशोधन। द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड एंड फ्रॉम नियर टू फर इज पार्ट ऑफ विच प्रोसेस? किस प्रोसेस में बात की गई है बताओ? मस्तकाधोन्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम संशोधन किस क्रिया का अंग है? जल्दी से बताएं। मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मतलब कौन सी क्रिया है जिसमें आप इन चीजों का प्रयोग करते हो? चेतना का, विवृद्धि का, विकास का, संशोधन का। तो यहां पर करेक्ट आंसर है मोटिफिकेशन। द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड एंड फ्रॉम नियर टू फर इज अ पार्ट ऑफ मोटिफिकेशन प्रोसेस, इज अ पार्ट ऑफ मोटिफिकेशन। ठीक है, हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इस कह सकते हैं इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बच्चा, ये मॉडिफिकेशन का है, संशोधन का है। ठीक है, संशोधन का है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास किस प्रकार सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर आगे बढ़ता है, या आपका भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता है? हमने अभी बताया था द सिफेलो पेडागोजिकल डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग मैनर। किस मैनर में डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड होता है, ये बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर बढ़ता है डेवलपमेंट? नहीं जी। भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर बढ़ता है? नहीं। सिर से पैर की ओर बढ़ता है, हेड टू टो, यही तो बोला गया फ्रॉम हेड टू टो। किसमें? सिरहा पदाभिमुख थ्योरी में, सिफेलो पेडागोजिकल डायरेक्शन थ्योरी में यही तो बोला गया है कि डेवलपमेंट जो है वो आपका सिर से पैर की ओर होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक ऐसा है जो बालक के विकास को प्रभावित कर रहा है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, न्यूट्रिशन, फूड, डिसीज एंड इंजरी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित कर रहा है? बताओ, बालक के विकास को कौन प्रभावित कर सकता है इनमें से? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। बच्चे के विकास को कौन? तो आपको एक बात बताते हैं, बच्चे का विकास जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सही से काम नहीं करेंगी तब भी बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होगा, यानी बिल्कुल प्रभावित होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी लगेगा। पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन अगर बच्चे को ना दो, बच्चे का विकास कितना अच्छा होता है? बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो स्वस्थ नहीं होगा तो उसके स्वस्थ बुद्धि कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये भी नहीं होना। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड की अगर हम बात करें कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, न्यूट्रिशियस फूड, ना ना, डिसीज एंड इंजरी। तो बिल्कुल डिसीज और इंजरी भी, अगर बच्चे को कोई रोग है या उसके कोई चोट लग गई तो बच्चे का विकास प्रभावित होता है या नहीं? बताओ, प्रभावित होता है या नहीं? बिल्कुल प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ऑल ऑफ द अबव फैक्टर अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाना है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होना आपका डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सा इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? जल्दी से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है इनमें से, ये बताना है। एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड? आपको पता है अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी नहीं है इसमें? अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की तो एड्रिनल ग्लैंड तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। दूसरी हम बात करें पीयूष ग्रंथ, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड भी होती है। लेकिन लार ग्रंथ की बात करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन नहीं, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का सलाइवरी ग्लैंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रासंगिक बोध परीक्षण किसने बनाया था? Who created the contextual appreciation test, जिसे हम कैट कहते हैं? आपका ये कई बार पूछा गया है। कॉन्टेक्चुअल एप्रिसेप्शन टेस्ट ये किसने बताया था? हॉर्मन, रोडशा, मॉर्गन एवं मुर्रे, मिनिसोटा, गॉल्टन। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फटाफट से बताएं।
ये क्या है, पर्सनालिटी को मापने के लिए। हरमन रोशा ने तो इंक ब्लॉक टेस्ट बनाया था, मिनीसोटा गाल्टन नहीं। प्रासंगिक बोध परीक्षण की बात करें, अगर हम बात करें कॉन्टेक्सचुअल एप्रिसेप्शन टेस्ट, ये किसने बनाया था, ये बनाया था मॉर्गन और मुर्रे ने। ये किसने बनाया था, मॉर्गन और मुर्रे ने बनाया था कॉन्टेक्सचुअल एप्रिसेप्शन टेस्ट। किसने, मॉर्गन और मुर्रे ने बनाया था कॉन्टेक्सचुअल एप्रिसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम टैट कहते हैं, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछी गई है कि टैट की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बता। द कॉन्टेक्सचुअल एप्रिसेप्शन टेस्ट, द कॉन्टेक्सचुअल एप्रिसेप्शन टेस्ट, टैट जिसे कहा गया, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया, साइमंड, होल्ट्जमैन, मरे, बैलक। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बैलक यहां पर करेक्ट है, ठीक है, बैलक करेक्ट है क्या बेटा, मॉर्गन और मुर्रे ने करा था, मॉर्गन और मरे ने करा था, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। द कॉन्टेक्सचुअल एप्रिसेप्शन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय मॉर्गन और मुर्रे, तो आप कहेंगे यहां पर टैट की बात कर दी गई है क्या, यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की अगर हम बात करें कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम कहेंगे प्रासंगिक बोध परीक्षण, अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया, बताओ। और इसमें होता क्या है, बताओ, इसमें होता क्या है, वो भी अभी बता दिया जाएगा, आगे क्वेश्चन है, ठीक है। आरती बिल्कुल सही है बच्चा आपका, बिल्कुल सही है। एक अध्यापक विद्यार्थियों का मापन करने के लिए विषय आत्मबोध परीक्षण प्रासंगिक प्रशासित करता है। अ टीचर एडमिनिस्टर्स सब्जेक्ट अवेयरनेस टेस्ट टू मेजर द स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या मेजर, अचीवमेंट, जागरूकता, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व। तो यहाँ पर आप क्या बात करोगे, पर्सनैलिटी की बात की जा रही है या नहीं, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, पर्सनैलिटी की बात की जा रही है। व्यक्तित्व मापन के लिए टैट कैट का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। टैट कैट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ये टैट की फुल फॉर्म है। थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में निहित होता है, क्या निहित होता है इसमें, थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में कितनी तस्वीरें होती हैं जरा बताओ। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी तस्वीरें होती हैं बच्चा, 30 तस्वीरें होती है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा 31 कार्ड जो है वो यूज होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, 30 कार्डों पर क्या होता है, अस्पष्ट काले सफेद चित्र बने होते हैं, काले सफेद चित्र बने होते हैं जिनको आपको देखना होता है और पहचानना होता है। और एक कार्ड कैसा होता है, एक कार्ड आपका खाली या सफेद होता है, हम कह सकते हैं खाली या पूरा सफेद होता है, खाली या सफेद होता है, ठीक है। आप जिस हिसाब से बताते हैं कि भाई इसमें ये वाला चित्र मुझे पता चल रहा, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, आकलन किया जाता है आपकी पर्सनैलिटी का, बिल्कुल। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट में से किसके मापन में उपयुक्त होता है, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी किसके मापन में उपयुक्त होता है, ये भी आपका व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट CPT जिसे हम कहेंगे, ये किसके लिए, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए शुरू होता है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन के हेतु किया जाता है, बताओ। PF मतलब पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 पर्सोनैलिटी फैक्टर किसके मापन के लिए प्रयोग हो रहा है, जल्दी से बताएं, किसके, सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। तो बच्चा याद रखिएगा ये भी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी इसमें लिखा ही है पर्सनैलिटी, तो ये पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर क्या कहेंगे आप, व्यक्तित्व मापन के लिए 16 PF यूज होता है। कैट टैट भी इसी के लिए पर्सनैलिटी मापन के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखो लिख भी लें, पर्सनैलिटी के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी के मेजर के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो याद रखिएगा टैट, 16 PF, ड्रॉ अ मैन, ये सब क्या है, ये सभी आपके पर्सनालिटी मेजरमेंट टेस्ट है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, अब इनमें से बताओ कौन अलग है, तो रेवन का परीक्षण अलग है, हमने भी बताया, टैट और 16 PF, ड्रॉ ए मैन, ये तो सभी पर्सनालिटी मापन के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन एक अलग है, एक अलग कौन सा है, एक अलग कौन सा है, जल्दी से बताएंगे, अलग जो है वो कौन सा है, फटाफट से बताओ। तो यहां पर जो अलग है वो बच्चा रेवन का परीक्षण जो है वो अलग है। ये किससे, अशाब्दिक परीक्षण है। रेवन किसके लिए यूज होता है, रेवन किसके लिए यूज होता है, ये शाब्दिक परीक्षण है, ये क्या है, शाब्दिक परीक्षण है, और ये क्या है, अशाब्दिक, जबकि ये क्या है सभी, ये शाब्दिक परीक्षण है।
ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची एमएमपीआई का निर्माण किसने किया है? एमएमपीआई का निर्माण किसने किया है ये बताना, जल्दी से बताएं। हाथवे मां मैकिनले ने किया है। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण हाथवे मां मैकिनले ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और आप सभी परचेज कर सकते हैं एसएससी जीडी, मतलब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारा एसजीआई कंपटीशन क्लासेस का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, मात्र 111 रुपए का ये कोर्स है, और आप कोड यूज कर सकते हैं। ये सभी एडुकेटर्स हैं आपके, जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एसजीआई कंपटीशन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती हो तो आप इनको लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।